नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम सबसे पहले कश्मीर में किराए के पत्थरबाजों का विश्लेषण करेंगे। कल हमने आपको खबरदार में बताया था कि कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव करने वाले का रेट कार्ड क्या है। आज हमारे पास इन किराए के पत्थरबाजों का वीडियो सबूत है, जिसमें खुद एक पत्थरबाज बता रहा है कि उसे पथराव करने के लिए रोज कितने पैसे मिलते हैं। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि पत्थर फेंकने के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते, लेकिन खुफिया एजेंसियों से हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसा आ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में 50 से 60 करोड़ रुपए भेजे हैं और इसके लिए आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। बोला गिलानी ने वही पैसे देता है हमें। 500 रुपए एक आदमी का। हाँ, एक आदमी को। कितने आदमी हो? बहुत है। कितना? 500, 1000? 2 चीज या हमारी गैंग में 20-30 है। ये कश्मीर में किराए का वो पत्थरबाज है जिसे जवानों पर पत्थर फेंकने के पैसे मिलते हैं। इस लड़के को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पकड़ा तो इसने कश्मीर में पेड पत्थरबाजी की असलियत उगल दी। गिलानी ने बोला वही पैसे देता है हमें। 500 रुपए एक आदमी का। हाँ, एक आदमी को। कितने आदमी हो? बहुत है। कितना? 500, 1000? 2 चीज या हमारी गैंग में 20-30 है। तुम लोगों को पत्थर मार के क्या मिलता है? वो पैसे देता है। हम बेरोजगार है। और क्या देता है? खाने के लिए नशा वशा? नहीं, हाँ देता था पहले, अब नहीं देता था। क्या देता? पहले क्या पता नहीं क्या था। पहले क्या देता था? नाम बता उसका। खाता है तो पता भी होगा। नशे का नाम क्या? अभी भी नशा ले रखा है। सीधा आता है। तेरे को नाम मालूम है? आता है। नहीं, वो पता नहीं कौन सा आदमी आता तेरे है। को 500 किसने दिया? वो लड़का था बड़ा सा दाढ़ी वाला। नाम बता। नाम उसका शायद एजाज है। कहाँ का रहने वाला? वो यहाँ छतबल का है। सुन लिया आपने, इस किराए के पत्थरबाज को दिन के 500 रुपए मिलते हैं कश्मीर में जवानों पर पत्थर फेंककर माहौल बिगाड़ने के लिए। लेकिन इन्हें पैसा कौन दे रहा है? ये सब कौन करवा रहा है? इस सवाल का जवाब भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कश्मीर में ये किराए के पत्थरबाज किस तरह से माहौल बिगाड़ रहे हैं। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में इस समय एक बार फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई है। इस समय CRPF की ये टुकड़ी धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ती जा रही है और लड़के हर तरफ से पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन हर गली में भी इस समय जम्मू और कश्मीर पुलिस और CRPF की नफरी तैनात की गई है। कि ऐसा क्यों किया गया है? ताकि इन घरों के ऊपर से या यहाँ से ये पत्थरबाजी ना हो सके। ये बहुत ही अभी हमारे लिए चुनौती का समय है, क्योंकि विड्रॉल के टाइम में जब हम रिट्रीट करते हैं तो ये हमारे के पीछे आते हैं और काफ़ी मात्रा में पथराव करते हैं। साथ में ग्रेनेड भी फेंकते हैं, जो ऐसा हाल ही में हुआ है। इसके अलावा सोपोर में अभी एक फायरिंग में उन्होंने फायरिंग भी किया है भीड़ के बीच से। कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसे 20 से 30 लड़कों का गैंग आता है, पथराव करता है और फिर भाग जाता है। अब तो पत्थरों के बीच ही ग्रेनेड और पेट्रोल बम भी फेंके जा रहे हैं। ये सुरक्षा बलों को उकसाने की कोशिश है ताकि फायरिंग में किसी की जान जाए तो और बवाल बढ़ सके। इस इलाके में पत्थरबाजी एक बार फिर शुरू हो गई है। रुक रुक कर शाम से पत्थरबाजी डाउनटाउन के इस इलाके में चली जा रही है। लेकिन CRPF के ये जो जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो यहाँ जवान तैनात हैं, वो केवल बेत की इस शील्ड को ढाल बनाकर खड़े हुए हैं। लड़के आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, चले जाते हैं। जितने पत्थर यहाँ छत पर पड़े हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पत्थरबाजी यहाँ कुछ देर पहले हुई है। अब धीरे धीरे जो जवान यहाँ सुबह से तैनात किए गए थे उनको पीछे वापस खींचा जा रहा है उनके कैंपों की तरफ। कश्मीर में पत्थरबाजी की ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली, उस किराए के पत्थरबाज को भी सुन लिया, जिसने खुद बताया कि पथराव करने के लिए उसे 500 रुपए मिलते हैं। अब हम आपके सामने वो बड़ा खुलासा करेंगे कि कश्मीर में किराए के पत्थरबाज किसके पैसे पर पत्थर फेंक रहे हैं। कश्मीर में पाकिस्तान के पैसे पर पेड पत्थरबाजी। हवाला के जरिए ISI ने भेजे 50 से 60 करोड़ रुपए। एक साल में कश्मीर में पाक ने 100 करोड़ रुपए झोंके।
हाफिज सईद और सलाउद्दीन के आतंकी नेटवर्क का इस्तेमाल। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर भारत के खिलाफ नापाक चाल चलते हुए जम्मू कश्मीर में हवाला के जरिए करोड़ों रुपए पहुंचा रहा है। खुफिया रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के हैंडलर्स के जरिए जम्मू कश्मीर में तमाम जगहों पर 50 से 60 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल पत्थर फेंकने वाले युवाओं के लिए किया जा रहा है। कश्मीर के बिगड़े माहौल में अपने लिए मौका और माहौल ढूंढ रहे पाकिस्तान में आईएसआई के इशारे पर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नापाक गठबंधन तैयार हुआ है। इन आतंकी संगठनों के आकाओं की एक मीटिंग भी आईएसआई ने करवाई है। ये हमेशा सबको मालूम है ना, हवाला फंडिंग होता है आईएसआई के द्वारा। और पाकिस्तान में आईएसआई कौन, पाकिस्तान का क्रिएशन है, ये भी फैक्ट है, इसमें नॉन सीक्रेट है। ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड एजिटेशन है, इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। ये किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग है, एकदम नहीं। 2010 का भी अपराइजिंग स्पॉन्टेनियस नहीं था, इट वाज पेड फॉर, इट्स ऑर्गेनाइज्ड। ये भी आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है कि जो आईएसआई है उसके यहाँ पर कौन एजेंट हैं जो कि वहाँ से मैसेज रिसीव करते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, ये नेट का इस्तेमाल होता है, उसको ब्लॉक करने की ज़रूरत है, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। ये समझने में बहुत मुश्किल नहीं है कि इसमें बहुत सारी माइंड गेम्स हैं इसमें, और ज़रूर इसमें कोई न कोई इसे उकसा भी रहा है। पत्थर से हो, कलम से हो, किस तरह हो, ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकली हम लड़ना चाहते हैं। आप भी ज़हीन है, पत्थर से कौन मरा आज तक। ये बिल्कुल साफ है कि कश्मीर में पाकिस्तान के पैसे पर चलने वाले प्रदर्शन के जरिए माहौल बिगाड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया है, जिसमें पिछले 5 से 6 दिन में पाकिस्तान कामयाब भी रहा है। पाकिस्तान के कश्मीर पर बयान भी दिखाते हैं कि कश्मीर में माहौल बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, कमलजीत संधू के साथ गौरव सावंत, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में पाकिस्तान अपनी आतंकी साजिश में नाकाम हो रहा है तो उसने फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर कश्मीर चीखना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को लगता है कि इस दुष्प्रचार के जरिए वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, लेकिन दुनिया पाकिस्तान की असलियत जानती है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मामला उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को सबसे करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान की किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय धुलाई की है वो हम आपको दिखाते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान के पैसे से चल रहे आतंक को भारत ने सबसे बड़ी चोट दी तो पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान मानवाधिकारों के प्रवचन देने लगा, लेकिन उसे उस अंतर्राष्ट्रीय धुलाई का अंदाजा भी नहीं होगा जो धुलाई संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने की है। A country that uses terrorism as state policy towards that misguided end, a country that extols the virtues of terrorists and provides sanctuary to UN-listed terrorists, and a country that masquerades its efforts as support for human rights and self-determination. Pakistan is the same country whose track record has failed to convince the international community to gain membership at the Human Rights Council in this very session of the United Nations General Assembly. जिस पाकिस्तान पर दुनिया को भरोसा नहीं है, वो दुनिया के मंच पर कश्मीर पर दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। संयुक्त राष्ट्र में मौजूद सैयद अकबरुद्दीन ने आज तक से भी बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र में एक डिबेट था ह्यूमन राइट्स पर, और फिर उस डिबेट में पाकिस्तान ने अपनी पुरानी रीत शुरू की कि कश्मीर के बारे में, तो हमने भी उसका दो टोक जवाब दिया कि हमें कुछ ये जो टेररिस्ट को एक्सटोल करते हैं और टेररिस्ट के बारे में जो सेंचुरी देते हैं, वो ऐसे देश हमें क्या सिखा रहे हैं। तो हमने इसका दो टोक जवाब दिया, जिसका बहुत ही असर बहुत ही साफ था।
कोई आतंकवादी मारा जाए और आतंकवादियों के प्रेमी पाकिस्तान को बेचैनी ना हो, यह आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान में कैसे हो सकता है? लेकिन पाकिस्तान कितना भी शोर मचाता रहे, दुनिया उसकी हकीकत जानती है। आज तक ब्यूरो। आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में अलगाववादियों के बुलाए बंद के बाद हिंसा और प्रदर्शन का आज छठा दिन है। हालात धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं। आज कश्मीर में हिंसा और झड़प की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। सुरक्षा बल पूरे संयम के साथ हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार और सिस्टम भी उन लोगों तक पहुंच रहा है जो हिंसा, पथराव और प्रदर्शन के बीच घायल हुए हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की स्पेशल टीम कश्मीर भेजी है। पिछले 6 दिन से कश्मीर में बिगड़े माहौल के बीच सरकार और सिस्टम भी तेजी से हालात को कंट्रोल करने में जुट गए। केंद्र ने दिल्ली से आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम कश्मीर भेजी है जो उन लोगों का इलाज करने में जुट गई है जिनको पैलेट गन यानी छर्रे वाली एयर गन से आंखों को चोट लगी है। श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल में पिछले शनिवार से आंखों की चोट से जुड़े 107 केस आ चुके हैं, जिसमें कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी था। पिछले शनिवार से डॉक्टरों ने यहां पर 87 सर्जरी की है, जिसमें 40 मरीजों की आंखें अब ठीक हैं। अब दिल्ली से आए डॉक्टर गंभीर मामलों को देख रहे हैं। And in case they need any assistance, we have 6 beds marked in the RP Center, AIMS, for these patients. Whenever they come, they'll be admitted. As of now, right now, we don't think there's any need for any of these patients. कश्मीर में पिछले 6 दिन में हुई हिंसा और पथराव में करीब 1500 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें एक तादाद सुरक्षा बलों के उन जवानों की भी है जो भीड़ के बीच पत्थर और यहां तक कि ग्रेनेड फेंके जाने से भी घायल हुए हैं। हम उस दिन नोएडा पीएस में ड्यूटी में थे, वहाँ पे पत्थर चल रहा था तो पत्थर को कंट्रोल कर रहे थे। तब उसी में भीड़ में से कोई हैंड ग्रेनेड हमारे ऊपर फेंक दिया। उसी में मेरे कई साथी जख्मी हो गए, मेरे साथ मैं भी जख्मी हो गया था। पथराव करने वाले न सिर्फ सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि पिछले 5 से 6 दिन में पत्थरबाजों ने उन 1400 कश्मीरी पंडित परिवारों के घरों पर भी हमला किया जो कश्मीर घाटी में रहते हैं। लेकिन डर के मारे इनमें से ज्यादातर कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ भागकर जम्मू आ गए। बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ पर। हम किस हाल में यहाँ पर आए हैं वो हम जानते हैं। जो क्लेम्स करती है गवर्नमेंट कि कश्मीरी पंडित, और हम तो हैरान है, न सेंटर ने न स्टेट ने हमारी कोई सुध ली। जो वहाँ पे फैमिलीज कैंप्स में फंसी हुई है उनको सेफली जम्मू तक पहुँचाए, और दूसरी बात, हम वापस नहीं जाएंगे। हमारा प्रोटेस्ट का यही कारण है कि हाल में जो हमारे साथी हैं उनको निकाला जाए। वहाँ पे बहुत जुल्म हुआ है, 4 घंटे लगातार पथराव हुआ है, गाड़ियाँ सारी तोड़ दी हैं, बाहर का पानी अंदर डाइवर्ट किया गया। कश्मीर में आज कोई बड़ी झड़प या कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। हालात को कंट्रोल में करने के लिए सुरक्षा बल पूरा जोर लगाए हुए हैं। हालांकि हालात अब भी। श्रीनगर से शुजाउल हक, अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। खबरदार में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम भारत सरकार के ऑपरेशन संकट मोचन का विश्लेषण करेंगे, जो दक्षिण सूडान के गृह युद्ध में फंसे 600 भारतीयों को एयरलिफ्ट करवाने के लिए लॉन्च किया गया है। अब रहिए खबरदार। हर एक भारतीय की जान जरूरी होती है, फिर चाहे वो भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में। भारतीयों की जान की परवाह करना सरकार का परम कर्तव्य होता है, और अपने इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने दक्षिण सूडान के गृह युद्ध में फंसे 600 भारतीयों को एयरलिफ्ट करवाने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन लॉन्च कर दिया। और इस ऑपरेशन संकट मोचन के हनुमान बने हैं जनरल वीके सिंह, जिन्हें यमन से 4000 भारतीयों को सुरक्षित एयरलिफ्ट करवाने का अनुभव हासिल है। आज सुबह केंद्र सरकार ने एयरफोर्स के 2 C-17 विमान दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा भेजे हैं, जो ऑपरेशन संकट मोचन के तहत दक्षिण सूडान में फंसे 600 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके उनकी वतन वापसी करवाएंगे। इस पूरे ऑपरेशन में सूडान में भारत के एम्बेसडर श्री कुमार मेनन पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह ने अपनी टीम के साथ सूडान पहुंचकर शांति सैनिकों से मुलाकात की, और फिर दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों का पहला दल भारत पहुंचने के लिए विमान में सवार भी हो गया। दरअसल सूडान में जारी गृह युद्ध की वजह से अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिनमें भारतीय भी फंसे हैं, लेकिन अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जान बचाने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन शुरू हो चुका है। भारत सूडान में फंसे अपने नागरिकों को भुला नहीं सकता।
भारत सरकार ने सूडान से एक एक भारतीय को सुरक्षित निकालने के लिए रियल एयरलिफ्ट शुरू कर दी है, जिसका नाम है ऑपरेशन संकट मोचन। सूडान में फंसे 600 भारतीयों को एयरलिफ्ट करवाने के लिए 2 C-17 विमान दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा पहुंच चुके हैं और ऑपरेशन संकट मोचन के हनुमान बने हैं जनरल VK सिंह, जो जल्द ही अपने साथ सूडान में फंसे भारतीयों के दल को लेकर वापस लौटेंगे। नमस्कार, आवाज सुनाई दे रही है? एक बार जरा इंडियन एयरफोर्स के लिए ताली बजाई, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स का जहाज आपको लेके जा रहा है और हम लोग पहले युगांडा जा रहे हैं एंट्रेंस में, जहाँ पे रिफ्यूलिंग करेंगे, थोड़ा सा वहाँ पर हॉल्ट होगा ताकि और उसके बाद हम त्रिवेंद्रम जाएंगे। दोनों जहाज, एक और जहाज आ रहा है, जो लोग कुछ बच गए हैं या जिन्होंने अभी तक अपना दिमाग नहीं बनाया जाने का, हो सकता वो तब तक बना देंगे और उनको भी लेकर दोनों जहाज त्रिवेंद्रम पहुंचेंगे। त्रिवेंद्रम से जो लोग वहां पर उतर रहे हैं, खासकर जो दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के हैं, उनको उतार कर फिर हम दिल्ली जाएंगे। दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि अफ्रीका के इस सबसे नए और सिर्फ 5 साल पुराने देश में सरकार विरोधी गुटों और सेना के बीच संघर्ष छिड़ गया है। ये सब तब शुरू हुआ जब दक्षिण सूडान की आजादी की 5वीं सालगिरह पर राष्ट्रपति सल्वा किर और उपराष्ट्रपति रीक माछर की वफादार सेनाएं आपस में भिड़ गईं। 5 दिन तक चले इस संघर्ष में अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसके चलते पूरे दक्षिण सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। रह रहकर राजधानी जुबा की सड़कों पर संघर्ष भड़क रहा है। माहौल को काबू करने के लिए सरकारी सेना के टैंक राजधानी जुबा में गश्त लगा रहे हैं। यूएन के शांति सैनिक भी दक्षिण सूडान के हालात पर काबू पाने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि दक्षिण सूडान की सरकार देश में हालात सामान्य होने की बात कह रही है। दक्षिण सूडान के हालात कितने खराब हैं, ये इन तस्वीरों से जाहिर होता है। इन तस्वीरों में आप दक्षिण सूडान में गृह युद्ध के जानलेवा हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। राजधानी जुबा की सड़कें या तो सुनसान पड़ी हैं या फिर उन पर टैंक दौड़ रहे हैं। कहीं लोगों की भीड़ हिंसक हो रही है तो कहीं हजारों आम नागरिक नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं। इसी तरह के हालात में दक्षिण सूडान में 600 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से करीब 450 भारतीय राजधानी जुबा में भारतीय मदद का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण सूडान में रहने वाले भारतीय वहां बिजनेस करते हैं और कई भारतीय कंपनियों में जॉब करते हैं। अब ऑपरेशन संकट मोचन के जरिए सूडान में फंसे एक एक भारतीय को निकालने के लिए जनरल VK सिंह पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन संकट मोचन के अनुमान बने जनरल VK सिंह को यमन में फंसे भारतीयों के सफल एयरलिफ्ट के लिए जाना जाता है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2015 में यमन से 4000 भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन राहत के हीरो भी जनरल VK सिंह थे, जिन्होंने भारतीयों के साथ साथ 26 देशों के नागरिकों को यमन से सुरक्षित एयरलिफ्ट करवाया था। अब जनरल VK सिंह दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों के लिए संकट मोचक बनकर पहुंचे हैं और जल्द ही दक्षिण सूडान से भारतीयों की घर वापसी शुरू हो जाएगी। गृह युद्ध में झुलसते दक्षिण सूडान से भारतीयों की सही सलामत घर वापसी के लिए ऑपरेशन संकट मोचन लॉन्च करके विदेश मंत्रालय ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सूडान से भारत लौटने के इच्छुक भारतीय इंडियन एम्बेसी में खुद को रजिस्टर करवाएं। इसके लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से
हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण सूडान में फंसे भारतीय ऑपरेशन संकट मोचन के लिए बनाई गई वेबसाइट controlroomjuba@gmail.com पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अगर आपका भी कोई जानकार दक्षिण सूडान में फंसा हुआ है तो तुरंत इस जानकारी का लाभ उठाएं और वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी में अपना भी योगदान दें। हो सकता है कि दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों की खबर जानने के साथ ही आपको पहली बार यह पता चला हो कि दुनिया में दक्षिण सूडान नाम का भी कोई देश है। ऐसे में आपको दक्षिण सूडान के बारे में जानने की भी इच्छा हो रही होगी। आपकी इस इच्छा का ख्याल रखते हुए अब हम आपको दक्षिण सूडान के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं। दक्षिण सूडान का जन्म 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग होकर हुआ था। आजाद होने से पहले दक्षिण सूडान में 20 लाख लोग मारे गए थे। ये दुनिया का 196वां स्वतंत्र देश है। दक्षिण सूडान अफ्रीका का 55वां देश है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। भारत एशिया का पहला देश था जिसने दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में अपना वाणिज्य दूतावास खोला था। दक्षिण सूडान की पूरी अर्थव्यवस्था तेल व्यापार पर टिकी हुई है। द इंटरनेशनल रेड क्रॉस के मुताबिक मानवीय जरूरतों के मामले में सीरिया के बाद सूडान का हाल सबसे बेहाल है। इस देश की कुल आबादी करीब 12,42,000 है जिसमें से 2,30,000 लोग शरणार्थी हैं। दक्षिण सूडान की 90% आबादी रोजाना $1 से भी कम से गुजारा करने को मजबूर है। दक्षिण सूडान की हर 6 में से 1 महिला की मौत प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। इस देश के 84% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं जबकि 98% से ज्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। दक्षिण सूडान की 80% आबादी को शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 औसतन 135 है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी सिर्फ 5 साल पहले भारी खून खराबे के बाद आजाद हुआ दक्षिण सूडान अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है और गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। ऐसे में 600 भारतीय नागरिकों को दक्षिण सूडान से वापस लाना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गया। दक्षिण सूडान के लोगों की नर्क जैसी जिंदगी के बारे में जानकर अगर आपको दुख हो रहा है तो आपका ये दुख कई गुना बढ़ जाएगा जब आप अपने ही देश में लोगों की मुश्किल भरी जिंदगी का एक उदाहरण देखेंगे। देखिए ये वीडियो दक्षिण सूडान या उसके जैसे किसी देश का नहीं है। ये वीडियो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का जहां लोग बल्लियों के सहारे नदी पार कर रहे हैं। सोचिए लकड़ियां टूट जाएं तो जिंदगी खत्म। आज तक के पास मौजूद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग लकड़ी की बल्लियों पर चलकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। कुछ लोग बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत के विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पातो गांव की है। साल 2013 में आई प्राकृतिक आपदा में यहां बना पुल बह गया था जिसके बाद से ही यहां के लोग इन बल्लियों के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। लोग कई बार नदी पर पुल बनाने की गुहार लगा चुके हैं लेकिन प्रशासन बेसुध होकर पड़ा है। इन तस्वीरों को देखकर तो एक ही बात जहन में आती है कि जब मजबूर हो तो आदमी क्या नहीं करता है। पिछले कुछ दिनों में आपने भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती हैसियत से जुड़ी कई खबरें देखी सुनी होंगी, जिनमें एक खबर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान मुख्य अतिथि बनकर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के गार्ड ऑफ ऑनर से जुड़ी थी। तब ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी महिला विंग कमांडर ने किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर की कमान संभाली थी और यह उपलब्धि हासिल हुई थी एयरफोर्स की विंग कमांडर पूजा ठाकुर को। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर पूजा ठाकुर को परमानेंट कमीशन देने के लिए तैयार नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो विंग कमांडर पूजा ठाकुर को एयरफोर्स 60 साल की रिटायरमेंट उम्र तक नौकरी करने की इजाजत नहीं दे सकता। ये आरोप खुद विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने लगाए हैं और अपनी शिकायत लेकर वो आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल पहुंच गई हैं। पूजा ठाकुर इस वक्त एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी हैं। विंग कमांडर पूजा ठाकुर की हक वाली लड़ाई को ठीक से समझने के लिए पहले आपको भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले नियम के बारे में बताते हैं। सेना में भर्ती 2 तरह से होती है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन, दूसरा परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन के जरिए सेना में भर्ती होने वाले अधिकारी 60 साल की रिटायरमेंट उम्र तक सेना में नौकरी कर सकते हैं, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती होने वाले अधिकारी 14 साल तक नौकरी कर सकते हैं। सेना में महिलाओं की ज्यादातर भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए होती है।
लेकिन साल 2010 से सेना में महिलाओं की भर्ती परमानेंट कमीशन के जरिए भी होने लगी। एयरफोर्स की विंग कमांडर पूजा ठाकुर चाहती हैं कि वो एयरफोर्स में रहकर 60 साल की उम्र तक देश की सेवा कर सकें, इसीलिए वो परमानेंट कमीशन की मांग कर रही हैं। लेकिन एयरफोर्स नियमों की बेड़ियों में बंधा हुआ है। 26 जनवरी को जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बने थे, तो उनको एयरफोर्स के विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था और वो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली पहली विंग कमांडर बन गई। लेकिन ये उपलब्धि भी उनको एयरफोर्स में वो ऑनर नहीं दिलवा पाई जिसकी वो हकदार है। विंग कमांडर पूजा ठाकुर एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी हैं। अब वो एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन हासिल करना चाहती हैं, लेकिन विंग कमांडर पूजा ठाकुर का आरोप है कि एयरफोर्स नियमों का बहाना बनाकर उनको ऐसा नहीं करने दे रही। तो 2012 में उनको परमानेंट कमीशन ऑफर किया गया था। उस समय उनकी पर्सनल सिचुएशन ऐसी थी कि वो परमानेंट कमीशन लेने के पोजीशन में नहीं थी, तो उन्होंने एयरफोर्स को ये लिख के दिया था कि मैं इस समय अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ परमानेंट कमीशन के लिए। उसको उसकी अनविलिंगनेस समझते हुए उनको उसके बाद वो एयरफोर्स में कंटिन्यू रही एज ए शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उन्होंने एयरफोर्स को अप्रोच किया कि मैं अब परमानेंट कमीशन लेना चाहती हूँ, तो उनको एक HRP 3 ऑफ 2011 का हवाला देते हुए एयरफोर्स ने ये कहा कि हमारी पॉलिसी में लिखा है कि एक ही बार ये ऑप्शन दी जाएगी, आपको हमने एक बार ऑप्शन दे दिया, आपने परमानेंट कमीशन ऑप्ट नहीं किया, तो अब हम आपको परमानेंट कमीशन नहीं दे सकते। विंग कमांडर पूजा ठाकुर इस एयरफोर्स की मनमानी मानती है, इसलिए उन्होंने एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन ना मिलने पर आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। एक तो हमारा ये कहना है कि मेरी सब्सटैंटिव राइट थी कंसिडरेशन की एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन के लिए, वो मेरा अधिकार था। उसको आप एक प्रोसीजरल इशू में कि जी आपका ऑप्शन नहीं मिला, उस पर आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और यह ऑप्शन ऑफ परमानेंट कमीशन किसी भी ऐसे अधिकारी को जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर में है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो उसके लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, दिया जाना चाहिए। आप किसी टाइम लिमिट को, ब्रैकेट को नहीं आप डिसाइड कर सकते हो। और वो भी जब आपने 2005 में, जब मेरा एक्चुअल सिचुएशन था जिस समय आपको मुझे इसको ऑफर कर देना चाहिए था, वो आपने किया नहीं। और आपने मुझे एक ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किया जिस समय वो नहीं ऑप्ट कर सकती थी। तो ये प्रोसीजरल इशू के बेसिस पे आप मेरी सब्सटैंटिव राइट का हनन नहीं कर सकते। राजस्थान की रहने वाली विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने साल 2000 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था, यानी पूजा एयरफोर्स में 16.5 साल से सेवाएं दे रही हैं। इस वक्त विंग कमांडर पूजा ठाकुर दिल्ली में एयरफोर्स हेडक्वार्टर में तैनात हैं, लेकिन अब दुश्मन का सामना करने के बजाय वो एयरफोर्स के नियमों से जंग लड़ने को मजबूर हैं। उनका सिर्फ एक ही तर्क है, क्या अच्छे अधिकारियों के लिए नियमों को बदला नहीं जा सकता? देखिए, एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे भर रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को आज भी न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर ऐसा करने वाली पहली महिला विंग कमांडर बनने वाली पूजा ठाकुर को ये मौका उनकी काबिलियत के दम पर ही मिला होगा, लेकिन उनकी ये काबिलियत एयरफोर्स को अपने नियम बदलने को मजबूर नहीं कर पा रही है। ये बड़ी हैरानी की बात है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। हालांकि एक कानूनी पेचीदगी भी है। देखना यह भी होगा कि जो पुरुष हैं उन्हें भी ऑप्शन एक ही बार मिलता है और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसका क्या। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।